पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि हो युहाओ तंग वुतुंग को लेकर एक घाटी में जा रहा था। वहां पर बहुत सारे ब्लू सिल्वर ग्रास प्लांट्स उगे हुए थे। अब आगे देखेंगे। दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल। तंग वुतुंग खुद को रोक नहीं पाई और बोल उठी। हुओ युहाओ हल्का सा हंसा। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है, चलो नीचे चलकर देखते हैं। उसने टंग वुतुंग को थामकर उड़ान भरी। इस बार वे जमीन पर उतरे नहीं, वे अपनी सोल पावर पर टिके रहे। वे जमीन से सिर्फ 30 सेंटीमीटर ऊपर थे, लेकिन उन्होंने कदम नीचे नहीं रखा। इतनी खूबसूरत ब्लू सिल्वर ग्रास पर भला वे कैसे कदम रख सकते थे? जैसे जैसे वे माउंटेन वैली के अंदर बढ़ते गए, हवा और भी ताजा होती गई। उसमें हल्की सी फूलों की खुशबू भी थी। कभी कभी मधुमक्खियां और तितलियां उड़ती दिखतीं, जो फूलों पर बैठकर पराग इकट्ठा कर रही थीं। यह जगह किसी जन्नत जैसी लग रही थी। ज्यादा देर नहीं लगी कि वे वैली के बिल्कुल नीचे पहुंच गए। यहां कोई ऊंचे पेड़ नहीं थे, लेकिन पूरे वैली में ब्लू सिल्वर ग्रास की चादर बिछी थी। जमीन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तंग वुतुंग का हाथ पकड़े हुए हो यूहाओ की आंखों में खुशी साफ झलक रही थी। यहां का माहौल देखकर लग रहा था कि जिसे वे ढूंढने आए हैं उसके मिलने की पूरी उम्मीद है। उसकी आंखों में हल्की रोशनी चमकी। हुओ यूहाओ की स्पिरिचुअल पावर पानी की तरह नीचे फैलने लगी। इस बार उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर को पौधों से जोड़कर महसूस नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपनी शक्ति से आसपास को जांचना शुरू किया। जैसे ही उसकी स्पिरिचुअल पावर फैली, पूरा माउंटेन वैली उसकी निगरानी में आ गया। इसी समय जो ब्लू सिल्वर ग्रास पहले शांत खड़ी थी, वह अचानक हिलने लगी। उसके बाद घास के कई हिस्से ऐसे खड़े हो गए जैसे कांटे उगाए हों। शांति की जगह एक अजीब सी बेचैनी और दुश्मनी का माहौल बन गया। वे घबरा रही हैं, टांग वुतोंग ने हैरान होकर कहा। पिछली रात उसकी स्पिरिचुअल सेंसेस काफी बढ़ गई थीं, इसलिए वह पौधों की ऑरा को बहुत आसानी से महसूस कर पा रही थी। उसे पूरा यकीन था कि हो युहाओ भी वही चीज महसूस कर रहा है। लेकिन हो युहाओ शांत था। वह आसपास की ब्लू सिल्वर ग्रास से आ रही दुश्मनी को ध्यान से महसूस कर रहा था। यह शुद्ध हॉस्टिलिटी थी। वजह भी साफ थी। हो युहाओ उन पर नजर डाल रहा था। साधारण ब्लू सिल्वर ग्रास में इतनी क्षमता नहीं होती। वे ऐसा इसलिए कर पा रही थीं क्योंकि उनके बीच कोई ऐसी चीज थी जो उनसे हो युहाओ से भी ज्यादा गहराई से जुड़ी थी। एक ऐसी मौजूदगी जो उनसे आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा करीब थी। हो युहाओ मुस्कुराया। अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया था। ब्लू सिल्वर ग्रास से उठती दुश्मनी उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को प्रभावित कर रही थी, पर हुओ युहाओ पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह शांत रहते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर फैलाता रहा। उसके पीछे हल्की सुनहरी रोशनी से एक आकृति बनने लगी। एम्परर बीस्ट की प्रोजेक्शन। उसी समय उसका आई ऑफ डेस्टिनी भी खुल गया। लाइट ऑफ डेस्टिनी ने हल्की चमक फैलाई और हुओ युहाओ की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। ब्लू सिल्वर ग्रास की हॉस्टिलिटी उसकी प्रबल स्पिरिचुअल शक्ति के सामने तुरंत दब गई। इसी पल हुओ युहाओ ने सिर उठाया। उसके आई ऑफ डेस्टिनी से एक कोमल सफेद रोशनी बाहर निकली। वह आकाश में जाकर असंख्य सफेद बिंदुओं में बदल गई। ये बिंदु हल्की सी रोशनी की बारिश बनकर पूरे वैली पर बरसने लगे। टांग वुतोंग भी इस रोशनी में नहा रही थी। उसके लिए यह बहुत नया और सुकून देने वाला अनुभव था। यह एक ऐसी शक्ति थी जो भाग्य से जुड़ी थी। हालांकि यह सीधे कुछ बदल नहीं सकती थी, लेकिन भविष्य को प्रभावित करती थी। डेस्टिनीज एजुडिकेशन। वैली धीरे धीरे शांत हो गया। ब्लू सिल्वर ग्रास फिर से नरम हो गई। सब कुछ पहले जैसा शांत हो चुका था। ये पौधे साधारण होते हुए भी बहुत संवेदनशील थे। हुओ युहाओ की लाई हुई फॉर्च्यून और एम्परर बीस्ट की ऑरा ने उन्हें उत्साहित कर दिया था। पहले जो हॉस्टिलिटी पैदा हुई थी वह पूरी तरह गायब हो गई। हुओ युहाओ ने मुस्कान के साथ कहा, सीनियर, बाहर क्यों नहीं आते? मेरे मन में कोई बुरी नीयत नहीं है। एम्परर बीस्ट, तुम्हारे अंदर एम्परर बीस्ट की ऑरा है। ये कैसे? एक गहरी आवाज दूर से सुनाई दी। क्योंकि वह मेरी लवर थी। टांग वुतोंग के सामने होने के बावजूद हुओ युहाओ ने बिना झिझक कहा। वांग छुअर ने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया था। वह चाहे सोल बीस्ट ही क्यों ना हो, वह हमेशा उसके दिल का हिस्सा रहेगी। टांग वुतोंग ने ऐसा दिखाया मानो उसने यह सुना ही नहीं। उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि वह संतुष्ट दिखी। ऐसे व्यक्ति पर वह गर्व कर सकती थी। वह आवाज कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई। पर तुम्हारी लवर तो अब तुम्हारी एबिलिटी बन चुकी है। हुओ युहाओ भी चुप हो गया। फिर वह धीरे धीरे नीचे उतर गया। नीचे ब्लू सिल्वर ग्रास खुद ब खुद सरक कर
उसके बैठने की जगह बना रही थी। टैंग वूतुंग भी उसके पास बैठ गई। हुओ यूहाओ ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी उभर आई। वह उन यादों को दोबारा नहीं जीना चाहता था, लेकिन टीचर शाओया की मदद करने के लिए उसे यह करना ही था। उसने आंखें बंद की और वांग च्यूअर उसके मन में उभर आई। वह रूमाल जो हवा में उड़ रहा था और गॉडेस ऑफ लाइट की दिव्य सुंदरता, सब उसकी यादों में लौट आए। आई एम वांग च्यूअर। उसके मन में एक ठंडी, दृढ़ आवाज गूंजी। वह वही भारी, तेज गर्जना थी जो वह लड़ाई में किया करती थी। अपने गोल्डन स्पीयर से वह असंख्य प्रोजेक्शंस बनाती और अपनी अपार शक्ति से दुश्मन को परास्त करती जाती थी। उसकी आंखों की ठंडक उसके भीतर छिपे गर्म दिल का संकेत थी। उसके सख्त बाहरी व्यक्तित्व के नीचे सच में एक नरम और भावुक दिल था। वह उससे दूर भाग रहा था, लेकिन वह डटी रही, अडिग, अटल। बीते हुए हर पल, हर दृश्य, हर बात, सब कुछ हुओ यूहाओ के मन में दोबारा उभर आया। और यह आखिर में, जब उसने बिना हिचक अपने आप को उसके लिए जला दिया और तेज सैक्रिफिशियल फ्लेम बन गई, तभी उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। वह उसके दिल का हिस्सा पहले ही बन चुकी थी, चाहे वह मानना चाहता था या नहीं। वह टूट चुका था, पूरी तरह। उसकी कुर्बानी के बाद उसने कभी बीते पलों को याद करने की हिम्मत नहीं की। वह डरता था, बहुत डरता था, इस दर्द से। अभी फिर वही दर्द उसकी सांसें रोक रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। उसका शरीर कांप रहा था और उसके आसपास हल्की सुनहरी लहरें फैल रही थीं। उसका दुख ब्लू सिल्वर ग्रास और फूलों को भी प्रभावित कर रहा था। वे भी झुक गए, मानो मुरझा गए हों। वे भी उसके साथ शोक मना रहे थे। उसके पीछे की सुनहरी प्रोजेक्शन धीरे धीरे वास्तविक बनने लगी। वह आगे बढ़ी, उसने अपना पंजा बढ़ाया, मानो हुओ यूहाओ को छूना चाहती हो। लेकिन उसने हाथ रोक लिया, उसने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में सिर्फ दुख और लगाव था। इसी समय एक सफेद नाजुक हाथ आगे बढ़ा और उसके पंजे को हल्के से पकड़ लिया। थ्री आइड गोल्डन लायन ने चौंक कर ऊपर देखा और उसे एक सच्ची, उदास, नरम नजर देखी। थ्री आई गोल्डन लायन ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें और भी कोमल हो गईं। सुनहरी रोशनी चमकी और वह प्रोजेक्शन टेंग वुतुंग के शरीर में समा गई। टेंग वुतुंग हल्का सा कांपी और फिर उसने आंखें खोल दी। यूं हाओ, उसकी नरम पुकार ने हुओ यूहाओ को होश में ला दिया। वह आंसुओं से भरा हुआ धीरे धीरे आंखें खोले। यह आवाज बहुत जानी पहचानी थी। वही ठंडापन, वही लहजा जो उसके दिल को चीर कर रख देता था। क्यूअर, मैं माफी चाहता हूं। हुओ यूहाओ की आवाज कांप उठी। एक हाथ आगे बढ़ा, पतला, लंबा। उसने उसे खींचा और हुओ यूहाओ खड़ा हो गया। वह अवाक रह गया। उसने एक ठंडी नजर देखी। वही परिचित ठंडापन, वही चेहरा, और उस ठंडक में छिपी वही कोमल गर्माहट। क्यूअर, क्यूअर। हुओ यूहाओ बिल्कुल स्तब्ध था। उसका दर्द एकाएक उमड़ते एहसासों में बदल गया। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। क्यूअर। वह क्यूअर ही थी। वह भी उसकी बाहों में ढह गई। उसकी आंखों की ठंडक धीरे धीरे पिघल गई। उसकी जगह संतोष की चमक थी, दिल से आने वाला संतोष। कोई सील्ड स्ट्रेंथ उन्हें अलग नहीं कर रही थी। वे बस ऐसे ही एक दूसरे को पकड़कर खड़े रहे। हुओ यूहाओ के दिल का दर्द धीरे धीरे मिटने लगा। उसकी आत्मा और मजबूत हो गई। क्यूअर, क्या यह सच में तुम हो? हुओ यूहाओ ने धीरे से पूछा। हां, मैं ही हूं। असल में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। दुखी मत हो, मेरे लिए यह शायद सबसे अच्छा परिणाम है। लेकिन हुओ यूहाओ कुछ कहना चाहता था, पर वह रुक गया। कोई लेकिन नहीं। जब मैंने यह फैसला लिया था, मुझे लगा था कि यह हम दोनों के लिए सबसे बेहतर है। मैं तुम्हारे शरीर में समा गई और तुम्हारा हिस्सा बन गई। अब कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। यही मैं चाहती थी। और मेरी सोल और ओरिजिन की शक्ति डेस्टिनी की शक्ति के तहत सोती हुई डोंगर के साथ जुड़ गई। इसी वजह से जब उसकी यादें लौटीं, तो उसमें मेरी और डोंगर दोनों की एबिलिटीज हैं। वह डोंगर और मुश दोनों का फ्यूजन है। मेरी सोल तुम्हारे अंदर है और मेरी एबिलिटीज उसके साथ हैं। इसलिए मैं कभी भी सच में तुमसे दूर नहीं गई। यूहाओ, तुम जानते हो मैं कितनी खुश हूं। पहली बार मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास हुआ है। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। डोंगर के साथ खुश रहो। चाहे वह डोंगर हो या तंग वूतोंग, वही तुम्हारा सबसे बड़ा प्यार है। मैं बस तुम्हारे असली प्यार का एक हिस्सा हूं। जिस दिन मैंने खुद को उसकी शक्ल में बदला था, उसी दिन मैं हार चुकी थी। मैं उसे कभी नहीं हरा सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन वो तुमसे ज्यादा प्यार करती है।
तुम्हें मेरे लिए थोड़ा सा क्रश था, पर तुम्हारा पूरा दिल उसी का है। यही मेरे लिए सबसे अच्छा नतीजा है। इतना दुखी मत हो। आने वाले वक्त को ऐसे मत देखो। अगर तुम ऐसे रहोगे तो मैं और दुखी हो जाऊंगी। जब भी मुझे याद करो, वूटों को गले लगा लेना। जब तुम उसके साथ होगे तो ऐसा ही होगा जैसे तुम और मैं साथ हों। अब तुम, मैं और वो अलग नहीं हैं। हुओ यूहाओ थोड़ा हैरान सा वांग ख्यूअर की बातों को सुन रहा था। अब उसे समझ आ गया कि डोंगर की मार्शल सोल में इतना बड़ा म्यूटेशन क्यों आया था जब वो तांग वुतोंग बनी, और वह गोल्डन स्पीयर कैसे इस्तेमाल कर पा रही थी। असल में वांग ख्यूअर की ताकत तो उसके शरीर में ही थी। ख्यूअर, तुमने मेरे लिए बहुत ज्यादा कुर्बानी दी है। वांग ख्यूअर मुस्कुराई और बोली, मैंने अपना बलिदान देने से पहले क्या तुम मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार नहीं थे? भले ही उस समय तुम निराश थे, पर फिर भी मैं बहुत संतुष्ट थी। यू हाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूं। अपना ध्यान रखना। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा यही हूं। यह कहते हुए उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से हो यूहाओ की आई ऑफ डेस्टिनी और पूरे माथे को छुआ। हाँ, वहीं थ्री आइड गोल्डन लायंस स्कल ऑफ डेस्टिनी था। हल्की सुनहरी रोशनी टैंग वूतों के शरीर से निकलकर वापस हो यूहाओ में समा गई। यूहाओ ने एक अनकही सी नरमी अपने ऊपर महसूस की, जो उसके दिल का दर्द और दुख हल्का कर रही थी। तंग वूतोंग अब भी उसकी बाहों में थी। वह उठी नहीं। हुओ यूहाओ के आंसू भी बहना बंद हो गए। हाँ, च्यूअर तो हमेशा से मेरे अंदर ही थी, हमेशा के लिए। हुओ यूहाओ के आंसू आखिर सूख गए और उसने अपनी बाहों में पड़ी लड़की की तरफ देखा। उसने उसके लंबे, लहराते, पिंकिश ब्लू बालों को हल्के से छुआ। यूहाओ ने आखिर कहा, वुटोंग। तांग वुतोंग ने सिर उठाकर उसे मुस्कुराकर देखा। आई एम सॉरी, हुओ यूहाओ ने धीरे से कहा। तांग वुतोंग ने उससे घूरा। अब मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। क्या? हुओ यूहाओ चौंक गया। गर्म मुलायम लाल होंठ उसके होंठों से लगे। उस हल्के से स्पर्श और खुशबू में वांग डोंगर और वांग ख्यूअर का प्यार मिला हुआ था, जिसने तुरंत यूहाओ को सब कुछ याद दिला दिया। अगले ही पल सुनहरी रोशनी चमकी और हुओ यूहाओ ऊपर उड़ गया। हवा में उसने एक खूबसूरत चाप बनाया। उसका फ्लाइंग टाइप सोल टूल उसकी पीठ पर खुल गया। उसने सोल पावर डाली और खुद को हवा में संभाल लिया। लगता है वांग डोंगर को अब भी उसके और वांग ख्यूअर के रिश्ते से थोड़ी जलन थी, लेकिन उस किस ने यूहाओ को बेहद खुश कर दिया। उस पल में उसने दो अलग अलग तरह के प्यार को महसूस किया। उसने हवा में अपने शरीर को काबू में किया और अब उसकी आंखें साफ हो चुकी थीं। टांग वुतोंग उसे गहराई से देख रही थी। वह मुस्कुराया और उड़कर वापस टांग वुतोंग के पास आया, उसका हाथ पकड़ते हुए। इंसानों की दुनिया सच में बहुत उलझी हुई है। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम्हें एम्परर बीस्ट का प्यार मिला है। पहले वाली भारी आवाज ने आह भरी। अब तो यकीन हो गया? हुओ यूहाओ ने पूछा। उसके दिल का सबसे गहरा दर्द और दुख बाहर आ चुका था, पर उसे वांग क्यूएर दिखाई दी थी। अब उसे सब समझ आ गया था। यह सिर्फ दुख नहीं था, यह एक तरह से राहत भी थी। इससे उसकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस और साफ हो गई थी। ठीक है, तो तुम यहां किस लिए आए हो? उस आवाज ने पूछा। हुओ यूहाओ ने पल भर सोचा और बोला, मेरी एक बहुत जरूरी दोस्त है। वह इविल सोल मास्टर्स की वजह से बुरी तरह घायल हो गई है। उसका मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास है। उसे ठीक करने के लिए आपकी शक्ति चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें आपका एक लीफ मिले। और हां, मैं इसे मुफ्त में नहीं लूंगा। आप अपनी शर्तें रख सकते हैं। जितना मुझसे हो सकेगा मैं पूरा करूंगा। मैं सिर्फ एक एक्सचेंज चाहता हूं। वह भारी आवाज कुछ देर चुप रही। तुम बहुत ताकतवर हो। तुम्हारे अंदर से मुझे बहुत खतरा महसूस हो रहा है। और तुम्हें एम्परर बीस्ट का सहारा भी है। तुम चाहो तो मुझे आसानी से हरा सकते हो और मुझे पकड़कर ले जा सकते हो। फिर ऐसा क्यों नहीं करते? मैंने कसम खाई है कि मैं कभी किसी सोल बीस्ट पर हमला नहीं करूंगा, जब तक कि खुद का बचाव करना जरूरी ना हो, हुओ यूहाओ ने ईमानदारी से कहा। इसलिए मैं सिर्फ तुमसे एक्सचेंज करने आया हूं। आवाज हैरान हुई। एक ह्यूमन सोल मास्टर होकर तुमने सच में कसम खाई है कि सोल बीस्ट्स को नहीं मारोगे? हुओ यूहाओ ने सिर हिलाया। हाँ, स्पिरिट्स बनने के बाद हमें सोल बीस्ट्स को मारकर उनकी ताकत लेने की जरूरत नहीं रही। उसने स्पिरिट्स क्या होते हैं यह समझाया और स्टार अनाइस मिस्टीरियस आइस ग्रास को बाहर बुलाया। स्टार अनाइस मिस्टीरियस आइस ग्रास भी एक प्लांट टाइप सोल बीस्ट था। उसकी सेंसिंग शक्ति बहुत तेज थी। इस बार आवाज में नरमपन आ गया जब उसने स्टार अनाइस मिस्टीरियस आइस ग्रास को देखा और यूहाओ की बात सुनी।
सोल बीस्ट्स के बारे में सोचने के लिए शुक्रिया। सिर्फ इसी बात पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लेकिन मैं, यह कहते कहते वह रुक गया। हुओ यूहाओ का दिल बैठ गया। उसे आखिर यह ब्लू सिल्वर एम्परर मिल ही गया था। अगर वह मान नहीं रहा तो यूहाओ अपने वाव की वजह से मजबूर भी नहीं कर सकता। अब क्या करूं? टीचर शाओया तो उसकी मदद का इंतजार कर रही है। अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। अगर मुमकिन हुआ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। यूहाओ जानता था वह जल्दबाजी में है, लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। आवाज ने आह भरी। मैं इस दुनिया में 1,90,000 साल से जी रहा हूं, लेकिन मैं अब भी सिर्फ एक ब्लू सिल्वर ग्रास हूं। भले ही मैं एम्परर बन गया हूं, फिर भी अपनी नस्ल की वजह से आने वाली हेवनली पनिशमेंट से नहीं बच सकता जो मेरे करीब है। मैं मरने वाला हूं। शायद तुम्हारी योजना मुझे नया जीवन दे सके। यह सुनकर हुओ यूहाओ खुश हुआ, पर फिर भी उसने पूछा, लेकिन आप रीबॉर्न क्यों नहीं हो जाते? सोल बीस्ट्स रीबर्थ चुन सकते हैं, है ना? तुम गलत हो। यह सिर्फ 1,00,000 साल की सीमा पर होता है। उसके बाद अगर समय निकल जाए तो रीबॉर्न नहीं हो सकते। मैं 2,00,000 साल के करीब हूं, इसलिए अब मुमकिन नहीं। कुछ बहुत ताकतवर सोल बीस्ट्स शायद कुछ और रास्ते ढूंढ लें, पर मैं नहीं कर सकता। मेरी अपनी नस्ल इसकी इजाजत नहीं देती। हुओ युहाओ को अब समझ आया। ब्लू सिल्वर ग्रास की लिनिएज उसकी सीमा थी। वह स्नो एम्प्रेस जैसा विकल्प कभी नहीं चुन सकता था। स्नो एम्प्रेस को भी अपने बेहद ऊंचे कल्टीवेशन के बावजूद एम्ब्रियो के रूप में रीबॉर्न होना पड़ा था, और फिर वह उसकी स्पिरिट बनी। ब्लू सिल्वर एम्परर के लिए यह बहुत ऊपर की बात थी। हुओ युहाओ बोला, अगर आप तैयार हों तो यह कोई समस्या नहीं। मैं आपको वापस ले जाकर अपनी दोस्त से फ्यूज करवा दूंगा। चिंता मत कीजिए, वह बहुत टैलेंटेड है। वह मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ी है और उसके पास पहले से ही 8 रिंग्स हैं। अगर आप निकट भविष्य में उसे 9th सोल रिंग दे सके तो वह इंसानों में सबसे ताकतवर लोगों में से एक बन जाएगी। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें कष्ट देता हूं, ब्लू सिल्वर एम्परर ने संतोष से कहा। उसी समय घाटी में मौजूद ब्लू सिल्वर ग्रास हिलने लगे। इस बार वे डर या दुश्मनी में नहीं थे, बल्कि उत्साह और उम्मीद में थे। युहाओ को ऐसा लगा कि चारों तरफ से विशाल पाइथन्स की तरह कुछ चीजें उसकी तरफ बढ़ रही हैं। ब्लू वाइन्स उठने लगीं और आपस में मिलकर इकट्ठी हो गईं। हर वाइन साफ और नीली क्रिस्टल जैसी थी। उनके अंदर नसें सी चलती दिखाई दे रही थीं। वह सभी आपस में लिपटकर एक मानव आकार बनाने लगीं। वह आकृति युहाओ की तरफ सिर हिलाकर आगे बढ़ी। वह उसके चारों ओर घूमी और धीरे धीरे पूरी तरह एक इंसान की तरह बनने लगी। लेकिन यह कोई असली जीव नहीं था। बस लिपटी हुई बेलें थीं, जैसे किसी ने बुनकर बनाई हो। पहले जो बेलें मोटी थीं, अब सिकुड़कर अंगूठे जितनी पतली हो गईं। देखने में बहुत अजीब और खास लग रहा था। हम तुम्हारे साथ चलेंगे, ब्लू सिल्वर एम्परर ने कहा। हुओ यूहाओ ने सिर हिलाकर कहा, आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। ब्लू सिल्वर एम्परर के होंठ जैसे मुस्कुरा उठे। असल में मैं एम्परर बीस्ट की पसंद पर भरोसा करता हूं। वह गलत नहीं हो सकती। टांग वुतोंग उत्सुक होकर ब्लू सिल्वर एम्परर को देख रही थी। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया था कि युहाओ यहां क्यों आया था। लेकिन ब्लू सिल्वर एम्परर को देखते हुए उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। हुओ युहाओ ने ब्लू सिल्वर एम्परर से कहा, फिर कृपया हमारे साथ आइए। उसने टैंग वुतोंग का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे बाहर उड़ने लगा। साथ ही उसने अपनी स्पिरिचुअल एंटेना ब्लू सिल्वर एम्परर की तरफ बढ़ाई। शुरू में ब्लू सिल्वर एम्परर झिझका, लेकिन तुरंत हैरान हो गया। हुओ यूहाओ की स्पिरिचुअल एंटेना में प्लांट टाइप सोल बीस्ट्स जैसा स्पिरिचुअल वेव था। भले ही वह सिर्फ नकल कर रहा था, पर एहसास बहुत वास्तविक और अपनापन लिए हुए था। अनजाने में ब्लू सिल्वर एम्पेरर ने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाकर यूहाओ से जुड़ने दी। जैसे ही उनकी स्पिरिचुअल सेंसेस जुड़ी, हुओ यूहाओ ने स्पिरिचुअल डिटेक्शन खोला और जो भी वह महसूस कर रहा था, वह सब ब्लू सिल्वर एम्परर को भेज दिया। द ब्लू सिल्वर एम्परर कांप उठा। वो हैरान था। उसकी बेलों से बनी आंखें हुओ यूहाओ को घूर रही थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा होगी। ब्लू सिल्वर एम्परर से बहुत तेज स्पिरिचुअल अंडुलेशंस निकलीं और हुओ यूहाओ पर पड़ीं। हुओ यूहाओ को पूरे माउंटेन वैली में होने वाला हर एक बदलाव महसूस हो रहा था। ब्लू सिल्वर एम्परर खुद को एक माध्यम की तरह इस्तेमाल करते हुए पूरे वैली की हर ब्लू सिल्वर ग्रास से जुड़ गया था। एक इंसान और एक सोल बीस्ट ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। दोनों को एक दूसरे की सच्चाई महसूस हुई। उसी समय उन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ाई और आसमान में ऊपर उठ गए। ब्लू सिल्वर एम्परर ने हल्की सांस छोड़ी। अगर तुम्हारा मार्शल सोल मेरे सोल से कंपैटिबल होता तो शायद मैं तुम्हें चुन लेता। तुम बहुत ताकतवर हो,
मेरी इननेट एबिलिटीज कई पावरफुल सोल बीस्ट्स जितनी नहीं, लेकिन ब्लू सिल्वर ग्रास की सेंसेस बहुत तेज होती हैं। तुम्हारी बॉडी से मुझे साफ दिख रहा है कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। हुओ युहाओ हल्के से हंसा और बोला कि जब आप मेरी दोस्त को देखोगे तो निराश नहीं होंगे। उसका मार्शल सोल ब्लू सिल्वर एम्परर है। आपको पता होगा कि बहुत कम इंसान ब्लू सिल्वर ग्रास को कल्टीवेट कर सकते हैं। पुराने समय में सिर्फ एक इंसान ऐसा कर पाया था, और वो बेहद ताकतवर था। वो इंसान मेरा एल्डर भी है। ब्लू सिल्वर एम्परर ने सिर हिलाया और कहा कि मुझे पता है तुम किसकी बात कर रहे हो। ओह, हुओ युहाओ थोड़ा चौंक गया। तुम उसे जानते हो? ब्लू सिल्वर एम्परर ने जवाब दिया कि भले ही हमारी स्पीसीज छोटी और कमजोर है, लेकिन लाइफ एनर्जी के मामले में हम सभी पौधों में सबसे आगे हैं। हमारी पॉपुलेशन इस दुनिया के सभी प्लांट स्पीसीज में सबसे ज्यादा है। हमारी जड़ें स्पिरिचुअल सेंसेस से जुड़ी होती हैं। इसी वजह से अगर हमारे किसी एक के साथ कोई बड़ी घटना होती है तो हम सबको पता चल जाता है। कल्टीवेट कर सकने वाली ब्लू सिल्वर ग्रास मिलना उतना ही दुर्लभ है जितना कि किसी इंसान का ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल रखना। इसके लिए बहुत बड़ी किस्मत चाहिए। हम सिर्फ तभी कल्टीवेट कर सकते हैं जब हमें हेवन और अर्थ की एनर्जी का सहारा मिले। मुझे 3 बार हेवनली लाइटनिंग ने बैप्टाइज किया है। लाइटनिंग स्पिरिट की पावर मेरे अंदर है जिसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। और जिस इंसान की तुम बात कर रहे हो वो रॉयल ब्लड लाइन की प्यूरेस्ट लिनिएज थी। जिसकी तुम बात कर रहे हो वो उसी की संतान है जिसने इस दुनिया की सीमाएं तोड़ दी और एक गॉड बन गया। उसकी बात करते हुए मुझे उसे योर मैजेस्टी कहना सही लगता है। हुओ युहाओ को उम्मीद नहीं थी कि ब्लू सिल्वर एम्परर का इतना सीधा संबंध टैंगसान की मां से जुड़ा हुआ होगा। यह एक अच्छी बात थी। इससे उनके बीच की दूरी काफी कम हो गई। लगता है आप सबका मेरे एल्डर से गहरा संबंध है। मेरी दोस्त टैंग सेक्ट की करंट सेक्ट लीडर है जिसे टैंग सान ने स्थापित किया था। वो टैंग सान की डायरेक्ट डिसेंडेंट है। लगता है टैंग सेक्ट और आपकी स्पीसीज के बीच गहरा रिश्ता है। ओह, ऐसा है? ये तो और भी अच्छा है। ब्लू सिल्वर एम्परर अब साफ तौर पर खुश लग रहा था। हुओ युहाओ की जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर देखने के बाद उसे इस मिशन पर पूरा भरोसा हो चुका था। प्लांट टाइप सोल बीस्ट्स एनिमल टाइप सोल बीस्ट्स की तुलना में ज्यादा सरल होते हैं, लेकिन सेंसिटिविटी के मामले में बहुत आगे। हुओ युहाओ से उसे साफ काइंडनेस और जस्टिस की भावना मिल रही थी। ऊपर से एम्परर बीस्ट की बात ने भी उसे प्रभावित किया था। इसलिए उसने बिना ज्यादा सोच विचार के अपना फैसला किया था। और यह सुनने के बाद तो उसे लग रहा था कि उसका फैसला बिल्कुल सही है। अब तक वे तीनों काफी ऊंचाई तक पहुंच चुके थे। हुओ युहाओ और तांग वुतोंग ने एक साथ अपनी रफ्तार और बढ़ाई। उड़ना ब्लू सिल्वर एम्परर की ताकत नहीं थी, लेकिन यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। हुओ युहाओ ने एक हाथ से तांग वुतोंग को और दूसरे हाथ से ब्लू सिल्वर एम्परर को पकड़ा हुआ था। ब्लू सिल्वर एम्परर का भरोसा बढ़ाने के लिए हुओ युहाओ ने और ज्यादा स्पीड बढ़ाई और सन मून एम्पायर के दक्षिण की तरफ उड़ते हुए स्टार लुओ एम्पायर की ओर बढ़ा। वह बिजली जैसी तेजी से सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंच गया। सन मून एम्पायर लगातार हार झेलने के बाद अपनी सारी डिफेंसेस रेडिएंट सिटी तक खींच चुका था। ऐसा भी कहा जा सकता है कि उन्होंने आउटर सिटीज की रक्षा लगभग छोड़ दी थी। एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स अब सर्वेलेंस के लिए मौजूद नहीं थे। यह सफर हुओ युहाओ की उम्मीद से ज्यादा आसान था। रेडिएंट सिटी से दूर होने की वजह से उन्हें रास्ते में कोई परेशानी नहीं आई। जल्द ही वे स्टार लुओ एम्पायर की सीमाओं में पहुंच गए और सीधे श्रेक सिटी की ओर बढ़े। हेवनली सोल एम्पायर में एक बड़ा झंडा हवा में ऊंचा लहरा रहा था। एम्पायर की सीमा में एक विशाल सेना मौजूद थी। एक बहुत बड़े झंडे पर गोल्डन सन और सिल्वर मून की चमकदार छवि बनी हुई थी। सैनिक एक ही लंबी लाइन में खड़े थे जो हेवनली सोल एम्पायर, या यूं कहें कि अब सन मून एम्पायर, के अंदर सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई थी। क्योंकि हेवनली सोल एम्पायर अब अस्तित्व में नहीं था, इस सेना में 7 लाख से भी ज्यादा सैनिक थे। सन मून एम्पायर के ज्यादातर एलीट सोल्जर्स यहां मौजूद थे। दूर से देखने पर यह सेना एक विशाल ड्रैगन जैसी दिख रही थी। इसकी फॉर्मेशन बहुत जटिल थी, लेकिन पूरे मिलिट्री बेस को बिल्कुल पूरी तरह से घेरे हुए थी। ऊपर से देखने पर भी यह समझना मुश्किल था कि इस बेस में कितनी सोल फॉर्मेशंस मौजूद थीं। एक बात निश्चित थी, यह पूरी तरह बंद था। यह बॉर्डर था, लेकिन सिर्फ हेवनली सोल एम्पायर का बॉर्डर नहीं। यही जगह डाओलिंग और स्टार लुओ एम्पायर्स की सीमा भी थी। इसी बॉर्डर के एक कोने में सेना से 100 किलोमीटर से कम दूरी पर श्रेक सिटी था। बेस में एक सोने लाल रंग का कमांडर्स टेंट था, जो 10 मीटर से भी ऊंचा था।
इसमें 1000 से ज्यादा लोग आराम से समा सकते थे, लेकिन इस समय अंदर बहुत कम लोग थे। जूजी मुख्य सीट पर बैठी थी। उसने फायरी रेड आर्मर पहना हुआ था। उसके आर्मर पर बना फीनिक्स मानो जिंदा हो। यह कोई साधारण आर्मर नहीं था, इसे उसके लिए खास तौर पर बनाया गया था और कॉन्ग डेमिंग ने इसे खुद डिजाइन किया था। यह अटैक के लिए नहीं, बल्कि डिफेंस के लिए बनाया गया था। कॉन्ग डेमिंग ने जूजी को बताया था कि अल्टीमेट डुलुओ भी इसे तोड़ने के लिए 3 से ज्यादा वॉर करेगा। जूजी के साथ उसके 6 सबऑर्डिनेट्स थे। सबसे छोटा भी मिडिल एज था। उन 6 में से 3 एल्डर्स थे। हर एक की ऑरा बेहद मजबूत थी, लेकिन वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। कभी कभी वे जूजी की ओर देखते और सम्मान से भर जाते। जूजी के हाथ में एक लेटर था। उसके सामने एक आदमी एक घुटने पर बैठा था। यही आदमी रेडिएंट सिटी का एनवॉय था, जिसने यह लेटर लाकर दिया था। वह लेटर बहुत लंबा नहीं था। जूजी ने उसे जल्दी ही पढ़ लिया। पढ़ने के बाद उसने लेटर नीचे रखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। फिर वह खड़ी हुई। जूजी के खड़े होते ही उसके 6 सबऑर्डिनेट्स अनजाने में पीछे हट गए और उसे बीच में जगह दे दी। एक इंसान जो लंबे समय तक बड़ी सेना का कमांड करे और बड़ी अथॉरिटी रखे, उसके अंदर एक तरह का दबदबा खुद ब खुद आ जाता है। जूजी में भी अब वही ताकत थी। वॉर गॉड एम्प्रेस बनने के बाद उसका पूरा स्वभाव बदल गया था। वह और भी शांत, लेकिन और भी गरिमामयी हो गई थी। वह धीरे धीरे चलते हुए नीचे आई। वह चलते चलते लगातार सोच रही थी। पूरे टेंट में एक भी आवाज नहीं थी। सब लोग उस पर नजरें टिकाए खड़े थे और चुपचाप इंतजार कर रहे थे। कुछ क्षण बाद जूजी रुकी और उसने एनवॉय से पूछा कि हिज मैजेस्टी ने क्या निर्देश दिए हैं। एनवॉय ने कहा कि वॉर गॉड एम्प्रेस, हिज मैजेस्टी ने कहा है कि सब कुछ आपके निर्णय पर निर्भर करेगा। जूजी ने आंखें थोड़ी सिकोड़कर सिर हिलाया। ठीक है, तुम जा सकते हो। मुझे सोचना होगा कि हिज मैजेस्टी को क्या जवाब दूं। हाँ, एनवॉय ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और चला गया। 9 सोल इंजीनियर्स के बीच खड़े रहना किसी पर भी भारी दबाव डाल देता। वह जल्दी से बाहर निकल गया। जूजी अपनी सीट पर वापस आई और बोली कि हिज मैजेस्टी ने खबर भेजी है कि किसी अनजान दुश्मन ने एम्पायर पर हमला किया है। 10 से ज्यादा शहर लूट लिए गए। रेडिएंट सिटी पर भी हमला हुआ। दुश्मनों ने किसी खास तरीके का इस्तेमाल करके रेडिएंट सिटी के पास पहुंचकर हजारों लो ग्रेड कैनन शेल्स दाग दिए। उन्होंने एक क्लास 9 सोल कैनन शेल भी इस्तेमाल किया। इंपीरियल पैलेस टूट गया और भारी नुकसान हुआ। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन दुश्मनों की तलाश में बाहर था, इसलिए वे राजधानी में मौजूद नहीं थे और इन दुश्मनों को पकड़ नहीं पाए। उनका पता अभी अज्ञात है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कम से कम 2 सोल इंजीनियर लीजन्स थे। एल्डर कॉन्ग ने कहा है कि इन दुश्मनों में शायद कंसीलमेंट और स्पेशल एबिलिटीज हो सकती हैं। जूजी की बात सुनकर 6 क्लास 9 सोल इंजीनियर्स के चेहरे बदल गए। किसी भी सेना का सबसे बड़ा डर यही होता है कि पीछे की स्थिति अस्थिर हो जाए। सामान्य हालात में रीइंफोर्समेंट भेजकर चीजें ठीक की जा सकती हैं, लेकिन अब वे हेवनली सोल एम्पायर पर नियंत्रण रखते थे, इसलिए रीइंफोर्समेंट की कमी का डर नहीं था। लेकिन एम्पायर के अंदर इंस्टेबिलिटी सीधे फ्रंट लाइन को प्रभावित करती। बाएं खड़े एक एल्डर ने कहा कि मार्शल, हमें इस खबर को फैलने नहीं देना चाहिए। सारी जानकारी तुरंत सील करनी होगी। जूजी ने सिर हिलाया। जो कुछ भी मैं कहूंगी वह सिर्फ हम 7 लोगों के बीच रहेगा। तुम लोग क्या सोचते हो? अभी जिस एल्डर ने बात की थी उसने कहा कि यह अविश्वसनीय है, यह नामुमकिन है। जूजी के चेहरे पर भी थोड़ा अजीब भाव आया। मेरे मन में भी यही सवाल है। एम्पायर में इतने एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स हैं। मान लो कि डुलुओ कॉन्टिनेंट के तीनों एम्पायर्स 2 सोल इंजीनियर लीजेंस जुटा लें, लेकिन वे इतने मजबूत नहीं हो सकते। कंसीलमेंट और स्पेशल एबिलिटीज, यह मजाक है। हमारा एम्पायर भी ऐसी चीजें नहीं बना पाया तो वे कैसे कर सकते हैं? दाएं खड़े एल्डर ने कहा कि मार्शल, शायद यह कुछ पावरफुल सोल मास्टर्स का काम हो। जूजी ने जवाब दिया कि एल्डर कॉन्ग के विश्लेषण में उसने कहा है कि पावरफुल सोल मास्टर्स सोल स्किल्स से खुद को छिपा सकते हैं, लेकिन अगर कोई 2 सोल इंजीनियर लीजेंस और 300 हैवी कैनन्स साथ लेकर चले तो यह बिल्कुल नामुमकिन है। अभी तक यह साफ नहीं है कि उन्होंने यह कैसे किया। समस्या यह है कि दुश्मन अनप्रेडिक्टेबल हैं। उन्हें ट्रैक करना मुश्किल है। शायद इस बार सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस की कमी की वजह से हमें नुकसान हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।